आज एक और बड़ी खबर, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आज देखिए, मैं वो तस्वीर दिखा देता हूं जो पीएम मोदी के जो नेसेट में यानी जो पार्लियामेंट है इजराइल की, वहां पे आप देखिए किस तरह की तस्वीर ये मैं दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए उभर के, ये उन्हें जो सम्मानित किया गया है, ये उसकी तस्वीर सामने आ रही है। क्या आप देख सकते हैं ये तस्वीर वहां से जो ये जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया गया, उनका खैर मकदम किया गया। तो बहरहाल ये तस्वीर जो है उभर करके आई है, और जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में ये जहां कहीं भी बहरहाल सम्मान हो, लेकिन बुनियादी सवाल तो हैं, और बुनियादी सवाल उठेंगे, उठने भी चाहिए, उठने भी चाहिए। हमारा मुल्क टू नेशन थ्योरी को मानता है, लेकिन इजराइल नहीं मानता, ये भी अपने आप में। तो दूसरी तरफ हम अगर देखें, ईरान से भी हमारे ताल्लुकात हैं, ईरान भी इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, ये भी अपने आप में एक अहम है। उसको लग रहा है कि नहीं, इजराइल का वजूद जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। तो इस तरह के, और हमारे ईरान से भी रिलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, जिस तरह की तस्वीर इजराइल की उभरती है, 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र जरूर हो, और आज हमारे वजीर आजम ने भी किया। यकीनन कभी उसकी किसी ने हिमायत नहीं की, लेकिन जब पीएम ने कहा कि कहीं भी अगर कोई बेगुनाह मारा जाता है, तो जब उन्होंने ये कहा, तो इसका मतलब गाजा में जो मारे गए हैं उनका भी जिक्र है, नाम ले ना ले। जब वो कह रहे हैं कि बेगुनाह का कत्ल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उसे हम नहीं कबूल कर सकते, तो वो तमाम चीजें, बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र हुआ जो गाजा के लिए, उसकी हिमायत की। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसे हमें गौर करना चाहिए। डिप्लोमेसी में जरूरी नहीं कि सारी चीजें कही जाए, सारी चीजें बताई जाएं, बड़े सवाल है। और बहरहाल हमारे वजीर आजम हैं, वो गए हैं, हम उनका एहतराम करते हैं इसमें कोई, और हम सवाल भी करेंगे, और सवाल करना हमारा बुनियादी हक है, और अपोजिशन का भी ये हक है, और जो लोग भी कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आज जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो खबर ये है कि सैयद अली खामनाई के घर पर आज जिस तरह का अटैक हुआ है, जो हमला हुआ है, वो आज उसकी काफी चर्चा है। उस पर भी हम जिक्र करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने सैयद अली खामनाई के घर पर हमला किया है, क्या उनका मकसद था, क्या उसकी वजह थी। इन तमाम इशू पर भी आज हम बातचीत करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पे ये हमला तेहरान में 250 मुजाहिदों ने किया, सैयद अली खामनाई के घर पर हमला, क्या है मकसद, ये आप देखिए। यहाँ पे जो पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन ने मध्य तेहरान में स्थित ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के सरकारी आवास पर हमले का दावा किया है। मैर न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले का प्लान बना रहे एमई के 4 मुजाहिदों को सेना ने अरेस्ट भी किया है। खबर यह आ रही कि फौज के कुछ लोग मारे भी गए, हालांकि वहां पे खामनाई साहब मौजूद नहीं थे, और ये बात उनको जरूर पता रही होगी कि वहां पे वो मौजूद नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि संगठन कहना है कि हमला करने वाले उसके 100 सदस्यों को ईरान की फौज ने गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ 4, लेकिन यहाँ पे दावा यह है कि 100 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ सदस्यों की हत्या भी की गई है, ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग मारे गए हैं। खबर यह भी है कि ईरान के फौजी भी कुछ मारे गए हैं। तो बहरहाल ये खबर जो है इंतहाई अफसोसनाक है कि वहां इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। क्या वजह है, कौन है इसके पीछे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई के सरकारी आवास पर हमले की खबर आई। ये हमला पीपुल्स मुजाहिदीन नामक संगठन ने किया है। संगठन कहना है कि हमला करने वाले उसके 100 अरकान को, सदस्यों को ईरान की फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ सदस्यों का कत्ल भी किया गया है। 1979 इस्लामिक क्रांति के बाद, यानी रेवोल्यूशन, जो इंकलाब इस्लामी ईरान
में पहली बार जब ईरान के सुप्रीम लीडर के घर पर सुनियोजित तरीके से कोई हमला किया गया है। तो ये बहुत, यहाँ पे आप देखिए बताया जा रहा है बीबीसी फारसी के मुताबिक सोमवार 23 फरवरी को MEK 250 मुजाहिदों के मध्य तेहरान में इस्लामी गणराज्य के नेता कार्यालय और आवास पर हमला किया। सभी मुजाहिद आधुनिक हथियारों से लैस थे। ईरान के महर न्यूज एजेंसी ने सिर्फ 4 लोगों के पकड़े जाने की तस्दीक की है, जबकि बताया जा रहा है कि ज्यादा लोग 100 लोगों का तंजीम ने कहा है। जो मुजाहिदीन है, ईरान में तनाव शुरू होने के साथ ही आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई अपना घर छोड़ करके वो बंकर में यानी सेफ जगह पे चले गए थे। उनके आवास और दफ्तर की जिम्मेदारी उनके बेटे मुश्तबा खामनाई संभाल रहे हैं, ऐसी खबर है। खामनाई का सरकारी आवास तेहरान के मिडिल में मरकज में वाक़े है। खामनाई के सरकारी आवास को बैते रहबरी कहा जाता है। तो बहरहाल ये वहां पे पूरी तस्वीर है, इस पे और हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही ये आप देखिए। इसके अलावा एक खबर जो आ रही है वो बड़ी अजीब और गरीब खबर है। मेरे साथ दो मेहमान खास जुड़ गए हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब भी जुड़ गए हैं और मेरे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल वाहिद साहब, वो भी जुड़ गए। मैं उन्हें भी स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं और चर्चे को आगे बढ़ाऊंगा और फिर बीच बीच में जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें वो भी मैं पेश करूंगा। मैं दोनों मेहमानों का इस्तकबाल कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इस्तकबाल कर रहा हूं फिरोज बख्त अहमद साहब का। फिरोज बख्त अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा वो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, कॉलम निगार हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, तमाम नेशनल चैनलों पे फिरोज बख्त साहब भी आते हैं, अब्दुल वाहिद साहब भी आते हैं और अपनी बात को बहुत ही अहमियत के साथ रखते हैं। ये अब्दुल वाहिद साहब जो है मिडिल ईस्ट पे वाकई जो है बहुत ही गिरफ्त है, स्टडी करते हैं और उसके बाद पूरे वसूख के साथ वो बात करते हैं। और यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हम बात करें पूरे वसूख के साथ करें। तो मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वो कॉलम निगार हैं जिस तरह से फिरोज बख्त साहब हैं। तो दोनों मेहमान जो है, और थोड़ी देर में राशिद रिजवी साहब भी हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब, मैं आप पास आऊंगा कि ये ईरान पे जो अटैक हुआ सैयद अली खामनाई, क्या है इसके पीछे, क्यों ये हमला किया गया? पहली बार बताया जा रहा है कि ये हमला किया गया है, क्या इसके पीछे मोटिव है? हालांकि जिन्होंने हमला किया उनको पता था कि यहाँ खामनाई साहब नहीं है, इसके बावजूद क्या वो हाईलाइट होना चाहते थे या क्या है, क्या क्यों हमला हुआ? ये देखिए, इस्लामी इनकलाब के दुश्मन चाहते हैं, उनकी दस्तरस जो है कहां तक है, बेसिक पॉइंट ये है। और ये जो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, इसका नाम है मुजाहिदीन खल्क, जिसको लोग जो है पीपल्स, ये तो ये लोग मुजाहिदीन नहीं है, बेसिकली ये इंसर्जेंट्स का ग्रुप है एक, जो कि जो है, और इसके अलावा सिर्फ यही लोग नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा आप देखिए कि बलूचिस्तान के बॉर्डर पर बहुत सारे लोग हैं, सक्रिय हैं। तो ये सारे के सारे बहुत सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं जिनको बाकायदे पूरी की पूरी फंडिंग होती है। मैंने आपको बताया था कई सारे प्रोग्राम में कि किस तरह एक तरफ अमेरिका जो है दुनिया को दिखाता है कि वो पाकिस्तान के साथ है, इंसर्जेंट्स के खिलाफ है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है ये सारे के सारे दस्तावेजी शक्ल में, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिर्फ गूगल पे जाइए, क्लिक कीजिए, $10 मिलियन के अंदर अल्बानिया में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो है बाकायदे ऑफिस किसने खुलवाया था? अमरीकी वजारत खारिजा ने खुलवाया था। तो ये सारे के सारे लोग फंडिंग करते हैं और बेसिकली अमेरिका एक्सटॉर्शन के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करता है, पैदा करता है। ISIS, अलकायदा, मुजाहिदीन खल्क ईरान का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिसको अमेरिका ने पूरे का पूरा छोड़ा हुआ है ताकि वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके रखें, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बरकरार रहे। ये जो है उनका बेसिक मोटिव है। वो नहीं चाहते कि इस पूरे खित्ते के अंदर कहीं भी अमन हो।
और जो ये आप बता रहे हैं खामनेई साहब के उस पे रिहाइशगाह पे, ये जो है सिर्फ अफसोसनाक नहीं है, बल्कि इसका जो है सबसे मेजर पॉइंट ये है कि देखिए इस वक्त ईरानियन गवर्नमेंट और ईरानियन लीडर्स कितने चाको चौबंद हैं। ये उनके अटेंटिवनेस को भी दिखाता है कि जिस तरह से यूएस वगैरह या फिर उसके के एलाइज जो है वो लोग जो है लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, तो लीडरशिप अवेयर है कि इनके पास क्या क्या हथकंडे हो सकते हैं और उससे किस तरह निपटना है। तो मुझे ये मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरानियन गवर्नमेंट की कि उसने जो है ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन खल्क यानी इंसर्जेंट्स को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। वहां बड़ी बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। और देखिए कि बहुत सारे ममालिक होते हैं, जैसे ईरान है, 40-45 साल से सैंक्शंस हैं, तो उस सैंक्शंस के बहुत सारे अनासिर फायदा उठाते हैं। अब आप सोचिए कि जब बहुत सारे ममालिक के जासूस, चाइना वगैरह के जासूस, रशिया के जासूस अमेरिका जैसे अमीर मुल्कों में भी पकड़े जाते हैं, वो लोग तो ईरान जैसे मुल्क में जहां इस तरह की सैंक्शंस वगैरह हों, तो वहां जो है काम करना इस तरह की एजेंसीज के लिए कई बार आसान होता है। लेकिन ये है कि ये बहुत अटेंटिव और वो है, और इसमें जो है ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको जो है एक तरह से नाकाम किया है। तो ये भी जो है मायूसी की एक बड़ी लहर जो है यूएस वगैरह और उसके एलाइज के दरमियान दौड़ा सकती है। जी ये सही है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन मैं फिरोज बख्श साहब, जिस तरह से ये खामनाई साहब के घर पे ये जानते हुए भाई वहां कोई नहीं है, क्या मकसद है ये बार बार डिस्टरबेंस? जिस तरह से भाई ये तो प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। हालांकि अभी तस्दीक नहीं हो पा रही है इस पे। मैं देख रहा था और कुछ जगहों पे कि ये किस तरह का हमला था, क्या था इसके पीछे, कुछ भी अभी बहुत तस्वीर क्लियर नहीं है। मैं राशिद रिजवी साहब से भी इस पे बात करूंगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है अगर इस तरह के हमले होते हैं तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये मुनासिब है कि किसी के वहां के जो सुप्रीम लीडर हो उनके घर पे इस तरह से अटैक किया जाए? देखिए, ये जो अटैक हुआ है, ये पहली बात तो है कि ये ठीक चीज़ नहीं है और हम सोचते हैं कि ये एक जो है वहाँ जो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स हैं, उनके साथ मोसाद और अमेरिकन्स ने मिलके इस काम को किया है। चाहे आप कोई भी नाम दे दें, कोई आप जो नाम आप दे रहे थे कि फलाँ मुजाहिद हैं, ये वैसे हैं, ये मुजाहिद वगैरह जो होंगे वो होंगे, लेकिन ये सब पिट्ठू हैं अमेरिका के और मोसाद के। और इनका मकसद जो था वहाँ अटैक करना, बावजूद इसके कि इनको पता था कि सुप्रीम कमांडर वहाँ नहीं है, बावजूद उसके इन्होंने अटैक किया। एक तो बिल्कुल सही कहा आपने, कहा या पता नहीं भाई साहब ने कहा कि इनको लाइमलाइट में आना था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और इस्राइल हर वो हरकत करेंगे इस वक्त कि जिससे वो ईरान को कमजोर बना सके। उन्होंने ये मतलब पहले भी ये राइट्स वहाँ प्लांट किए थे, वो राइट्स फेल हो गए ठीक है। और इन राइट्स से घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें चलती रहेंगी। राइट राइट का मतलब ये नहीं है कि तख्ता पलट जाएगा, ठीक है। और अगर कोई वहां पर लोग मजाहिरा करते हैं, मजाहिरा हर मजाहिर जो है, कहीं भी मजाहिरा एक डेमोक्रेटिक चीज मानी जाती है। देखिए यहाँ हमारे यहाँ जब एआई की समिट हुई थी, तो वहां पे भी कुछ लोग आ गए थे, उन्होंने बहुत ही भद्दे तरीके से मुजाहिरा किया। सब में भी उतर आया कि भाई ये तो एक इंटरनेशनल उनका हक है। तो मुजाहिरे होते रहते हैं। ईरान इन मुजाहिरों से जो है नबरद आजमा होता रहता है और उससे घबराने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो ज्यादा तशवीशनाक जो हालात हैं वो ये हैं कि अभी हमने सुना था पिछले दिनों कि इससे सीरिया से जो है अमेरिका के जो भी वहां पे कुमक थी, फौजें थी, जो भी उनका सामान था, रसद थी, वो वहां से चल
के और इधर आ रहे हैं इराक के बॉर्डर पे। इस टाइप की चीजें उन्होंने वहां लगा दी है। तो प्लान तो इनका चल रहा है, ठीक है। जब अमेरिका जैसा कंट्री 50% अपना जो है तमाम हथियार वहां लगा देगा, तो आप नियत बिल्कुल साफ समझ में आती है कि वो क्या करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत ही मामला उलझता जा रहा है बजाय सुलझने के। अमेरिका समझ रहा था कि मैं सारा प्रेशर लगा के ईरान को दबा लूंगा और ईरान से अपनी जो भी हैं ईरान को झुका दूंगा और ईरान से अपनी जो भी हमारी नाजायज जो हमारी चीजें हैं वो उनसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। ईरान ये करने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर अब इस तरह का जो है टोन और टेन्योर आ गया है, इस तरह की फीलिंग आ गई है लोगों में भी, फौजियों में भी, वहाँ के पॉलिटिशियंस में भी, कि भाई अब जो करना है कर लो, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। अब यही नहीं कर रहे हैं, यही घबरा रहे हैं और इनके घबराने की कई वजूहात हैं। देखिए, अगर ईरान में खुदा न खास्ता कुछ होता है तो उसका असर जो है तमाम इस्लामी मुल्कों पे आएगा, पाकिस्तान भी भुगतेगा, कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है उसको भी नुकसान पहुंचेगा और उसके बाद फिर सबसे बड़ा नुकसान चीन को पहुंचेगा और रशिया को पहुंचेगा। अगर खुदा न खास्ता ईरान को कुछ होता है तो फिर उसके बाद इन ममालिक की भी, ना मुस्लिम ममालिक की कोई खैर रहेगी और ना ही चीन जो है वो भी इसकी जद में रहेगा, अमेरिका और इसराइल की। ये सारे लंबे चौड़े प्लान हैं इनके। तो अब ये वेट एंड वॉच की पोजीशन में ट्रम्प हैं। बस ये अब पता नहीं किस वक्त धोखा करके ईरान पे अटैक कर दें या क्या करें, तो इनके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो इसमें बस आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जो होना है वो हो जाएगा। अगर कोई मतलब लॉन्ग टर्म कोई पीस प्लान होता है, कोई डिप्लोमेटिक मामला थोड़े चलते रहते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये अमेरिका भी जैसे ऊंट के मुंह में छछूंदर वाली बात होती है ना, अमेरिका यहाँ पे आके फंस गया है। अमेरिका सोच रहा था वो ईरान को जेर कर लेगा, लेकिन ईरान क्यों जेर हो? ईरान ने क्या गलती की है? किसको काटा है, किसको मारा है, कहाँ जेनोसाइड किया ईरान ने? ईरान ने तो कुछ नहीं किया। तो अब देखते हैं क्या है।